अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस। इसके बारे में हमारी पहले बात हो चुकी है और मैं आप लोगों को जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता रहा था तो वहां पे मैंने ये कहा था कि किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी हम लोग कैसे मालूम करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने एंट्रोपी को डिफाइन किया था। हमने कहा था हीट एक्सचेंज या heat added to a system divided by the temperature at which that heat is exchanged। तो सिस्टम के पास पहले कुछ एनर्जी, ऊपर से आपने एनर्जी ऐड की तो उसको डिवाइड करें तो ये जो फ्रैक्शन आप लोगों के पास आएगी ये आप लोगों के पास एंट्रोपी है। लेकिन किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी कैसे मालूम करेंगे, उसको मैंने ये कहा था कि आप 0 केल्विन से लेके जिस टेम्परेचर पे आप लोग एंट्रोपी फाइंड करना चाहते हैं वहां पे जो हीट ट्रांजैक्शन है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर उनको ऐड करते जाएं। जो हीट चेंज है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर उसको आप ऐड करते जाएं तो आप लोगों के पास वो आप लोगों के पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होंगी, वो तमाम की तमाम वैल्यूज, क्योंकि सारे का सारा काम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं। तो और उसके बाद ये कहा था, जब हम लोगों ने ये कहा था कि 0 केल्विन से लेकर टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट तक जो हीट ट्रांजैक्शन आ रही है उनको डिवाइड करते जाए टेम्परेचर से तो वो आप लोगों के पास एंट्रोपी आएगी। और 0 केल्विन का जब नाम लिया था तो फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स शुरू होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दरअसल सेकंड लॉ की एक्सटेंशन ही समझिए। जब एंट्रोपी मेजर करने की बारी आई तो ये कहा गया कि 0 केल्विन से लेकर टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट तक जो एंट्रोपी में चेंज आएगा वो उस चीज की एब्सोल्यूट एंट्रोपी होगी। अब 0 केल्विन पे एंट्रोपी क्या होती है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। यानी एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके मॉलिक्यूल में खास अरेंजमेंट होता है, उसमें कोई रैंडमनेस नहीं होती, तो हम उसके बारे में कह सकते हैं कि उसकी एंट्रोपी जो है 0 केल्विन पे जीरो होती है। तो ये देखें, एंट्रोपी एट टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट माइनस एंट्रोपी एट 0 केल्विन जो कि जीरो होती है। ये फाइंड कैसे करते हैं? ये है, जैसे आप लोगों को पता है, हीट चेंजेस या हीट ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच द हीट ट्रांजैक्शन इज मेड। जितनी हीट आप लोगों ने ऐड की या निकाली उसको डिवाइड कर दें जिस टेम्परेचर पर वो हीट आपने ऐड की या आप लोगों ने वो निकाली, तो ये आप उसको इंटीग्रेट करना 0 से लेकर टी तक। तो ये दरअसल वही फार्मूला है, क्योंकि जो हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर होती हैं उनको क्यू कहते हैं, तो ये क्यू बाई टी दरअसल वही एंट्रोपी का फार्मूला है। तो अब चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 होती है तो एस 0 की जगह 0 आ गया, तो अब ये फार्मूला आप लोगों के पास बन गया। यहाँ पे एस टी इज एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस इज टेम्परेचर टी। द वैल्यू ऑफ एस टी कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन यूज करके हम लोग एब्सोल्यूट एंट्रोपी की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आप हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी टी बाई टी, ये नेचुरल लॉग ऑफ टी आता है। आगे हम इसको जरा देख लेते हैं जो इक्वेशन एक्सटेंड होती है। ये वो इक्वेशन है 0 से लेके टेम्परेचर टी तक, और जो टी बाई डी टी बाई नेचुरल डी टी बाई टी था उसको डी नेचुरल लॉग ऑफ टी कर दिया। यानी जिस टेम्परेचर पे आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वो हीट आ गई डिवाइडेड बाई वो टेम्परेचर। वहां पे डिवाइड करना था लेकिन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, उसको इंटीग्रेट करते जाए। तो अब क्योंकि जो इंटेग्रल होता है टी बाई डी टी का इंटेग्रल जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ टी होता है, और डी टी बाई टी का तो ये आ गया। उसके बाद कॉमन लॉगरिथम में चेंज करें 2.3 आ गया, तो ये आ गया। ये सी पी है, हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी चीज़ की एंट्रोपी अगर फाइंड करनी है तो आप सी पी का ग्राफ ड्रा करें नेचुरल लॉग ऑफ टी के साथ, और उस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा उसको एंट्रोपी बोलते हैं। इंटीग्रल इज समवट रिलेटेड टू एरिया, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मैथ का नहीं है तो इसलिए। अब यहाँ देखें एंट्रोपी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। The total absolute entropy of substance in a particular state at given temperature will be the sum of all entropy changes the substances has to undergo in order to reach the particular state from crystalline state at 0 Kelvin to gaseous state। total entropy कितनी होती है उसको मालूम करने का तरीका क्या है? सपोज आप एक सॉलिड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 केल्विन पे कोई सॉलिड पड़ा है,
उसकी आप एंट्रोपी फाइंड करना चाहते हैं, तो आप उस हीट द सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम 0 केल्विन टू मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहला जो है 0 केल्विन से लेके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करें आप, उसको टीएम कहते हैं। 0 से लेके टीएम तक मेल्टिंग टेम्परेचर तक उसको हीट करें। जब आप लोगों ने उसको हीट किया तो जितनी उसमें हीट चेंज आई डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, वो आप लोगों के पास आ गई इस हिस्से की एंट्रोपी चेंज। उसके बाद जो आप लोगों के पास मेल्टिंग है, ट्रांसफॉर्म द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा तो जाहिर है मेल्टिंग पॉइंट पे जाके टेम्परेचर रुक जाएगा। अब आप जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे वो उसके बॉन्ड ब्रेक करेगी और टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर जाकर रुक जाता है। जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता जब तक सारे का सारा मेल्ट ना हो जाए। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। सपोज आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप सोडियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो 801 पे जो ही वो मेल्ट होना शुरू होता है टेम्परेचर बढ़ना खत्म हो जाता है, वहाँ टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है। तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता जब तक सारे का सारा वो मेल्ट ना हो जाए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसमें सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं। अगर एक बॉन्ड और से एक पे टूटता है तो बाकी बॉन्ड भी उसी पे टूटने चाहिए, इसलिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। पहले 0 केल्विन से मेल्टिंग पॉइंट तक हीट किया, जो टेम्परेचर में जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसको टेम्परेचर पे डिवाइड करें। फिर क्या करें? लिक्विड सॉलिड को सारे का सारा मेल्ट करें, उसको एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जब मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर रुका हो तो फिर जितनी हीट उसको मेल्ट करने के लिए चाहिए उसको हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आप डिवाइड कर दें जो आपने हीट प्रोवाइड की है डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। उसके बाद लिक्विड को जब मेल्ट हो गया उसको बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करें, TB तक। मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट करें और फिर देखें कितनी हीट इसमें एब्जॉर्ब हुई है। जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है उसको डिवाइड कर दें टेम्परेचर की। उसके बाद एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है, वो जो आपने सैंपल उस लिक्विड का लिया है उसको वेपर में चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए। उसके बाद एंट्रोपी ऑफ हीटिंग द गैस फ्रॉम बॉइलिंग टेम्परेचर 298 केल्विन। 298 केल्विन टेम्परेचर पर बॉयल हो गया, उसके बाद उसको सारे के सारे को आप स्टीम में चेंज करना चाहते हैं, उसमें आप देखें कि कितनी उसको चाहिए। अब हम इसको ज़रा देखते हैं, इन सारी टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, जो हीट यहाँ चाहिए, जो यहाँ चाहिए, जो यहाँ चाहिए, जो यहाँ चाहिए, जो यहाँ चाहिए। ये देखिए जो हीट 0 केल्विन से लेके मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाने के लिए चाहिए, आप क्या करें? आप इंटीग्रेट करें इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक, और यहाँ पे वो स्पेसिफिक हीट, उसकी जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो यहाँ पे पुट करें उसकी वैल्यू। तो क्या करेंगे आप लोग? जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसकी कुछ वैल्यू होगी, टेम्परेचर होगा, ये वैल्यूज टेम्परेचर की पुट करें। हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये एंट्रोपी की वैल्यू आ गई 0 से लेके मेल्टिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो गया अब टेम्परेचर बढ़ना रुक गया जब तक सारे का सारा मेल्ट ना हो जाए। तो आप जितनी हीट चाहिए उस सारे को मेल्ट करने के लिए उसको डिवाइड कर दें जिस टेम्परेचर की जो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है या फ्यूजन टेम्परेचर है। उसके बाद जब वो मेल्ट हो गया उससे बॉइलिंग तक जितनी हीट चाहिए वो यहाँ पुट करें और टेम्परेचर के साथ इंटीग्रेट करके ये निकाल दें। उसके बाद जब बॉइलिंग पॉइंट अप्रोच हो गया तो जाहिर है सारे के सारे को वेपर्स में चेंज करने के लिए, सारे के सारे को वेपर्स में चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए। सपोज आप लोगों के पास 100 ग्राम आइस पड़ी है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों के पास 100 ग्राम आइस है। तो अब पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जितनी हीट चाहिए उसको CP कहते हैं। वो यहाँ पुट कर और यहाँ टेम्परेचर पुट कर, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, और फिर ये 0 -273 डिग्री सेंटीग्रेड
टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ आप लोग ये निकाल सकते हैं, ये हीट की वैल्यू यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर यूं ही टेम्परेचर 0 हो गया, अब टेम्परेचर 0 पे रुक जाएगा जब तक सारे का सारा ये मेल्ट ना हो जाए। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रुक जाएगा। जितनी हीट उस जब मेल्टिंग स्टार्ट हो तो आप हीट की मेजरमेंट वो वाली बंद कर दें, नई मेजरमेंट शुरू करें। और यहाँ पे जो हीट आप लोगों के पास होगी उसको हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जितनी हीट मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर रुका हो और फिर जितनी हीट उस सारे के सारे को मेल्ट करने के लिए चाहिए 0 से 0 तक, तो आप यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पुट करें। ज़ाहिर है केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करना है। जो हीट यहाँ पे हुई है वो पुट करें डिवाइडेड बाई टेम्परेचर जो केल्विन में पुट करना है। उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जितनी हीट लगी है इसको CP बोलते हैं, वो यहाँ पुट करें और इस इंटीग्रल को सॉल्व करें। उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम पानी है, इस सारे के सारे पानी को बॉयल करने के लिए, इस सारे के सारे पानी को बॉयल करने के लिए जितनी आप लोगों के पास हीट चाहिए उसे कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो निकालें, हीट ऑफ वेपोराइजेशन पुट करें डिवाइडेड बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस टेम्परेचर पे वो हीट है जहाँ पे वो बॉइलिंग पॉइंट रुक जाता है। और उसके बाद अगर आप उस स्टीम का टेम्परेचर जो है ऊपर 298 केल्विन लिखा था, आप उसको छोड़ दें, स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप उस स्टीम का टेम्परेचर आप 150 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं, तो सारी की सारी जो आप लोगों के पास भाप बन गई, यहाँ पे जो स्टीम आपके पास बनेगी वो सारी की सारी स्टीम जो है वो आप लोगों के पास, वो सारी की सारी स्टीम आप लोगों के पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप चाहते हैं कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको करें और फिर एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, तो आप इस 100 को 100 से डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर 150 तक लेके जाएं और फिर देखिए कितनी हीट यहाँ पे लगेगी, उसको CP कहेंगे। वो CP यहाँ पे पुट करें और इस इंटीग्रल को सॉल्व करें। जब टेम्परेचर रुका हुआ हो और फिर जो हीट चाहिए फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, उसका फार्मूला ये है और ये। और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा और हीट एब्जॉर्ब हो रही तो फिर ये टर्म जो है वो, इसका मतलब है टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे किसी चीज की एंट्रोपी डिफरेंट होगी। एब्सोल्यूट एंट्रोपी अगर फाइंड करें वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टेम्परेचर पे एंट्रोपी जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। सपोज आप सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की एंट्रोपी फाइंड करना चाहते हैं, सॉलिड की, तो बाकी टर्म जो है वो गायब हो जाएंगे, सिर्फ पहली टर्म रह जाएगी। आप लिक्विड की एंट्रोपी फाइंड करना चाहते हैं, पहले दो टर्म आएंगी क्योंकि आगे तो बॉइलिंग शुरू हो जाती है। आप गैस की एंट्रोपी फाइंड करना चाहते हो तो सारी की सारी टर्म आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगी। गैस की एंट्रोपी किस टेम्परेचर की फाइंड करना चाहते हैं वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सॉलिड की एंट्रोपी के लिए सिर्फ पहला इंटीग्रल, लिक्विड की एंट्रोपी के लिए पहली दो टर्म, गैस की एंट्रोपी के लिए सारी टर्म्स आप लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो आप किसी भी 0 केल्विन से लेके किसी भी टेम्परेचर पर आप एंट्रोपी जो है वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इंपॉर्टेंस यही होगी कि ये इस्तेमाल होता है अपना एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड करने में। पहले हम देख चुके हैं कि log T को CP से ड्रा करते हैं, जो कर्व आता है उसका उसको एरिया उसके अंदर है वो सारे का सारा एंट्रोपी के बारे में बताता है। Absolute entropy increases steadily with increasing temperature until the melting point is reached, where it jumps suddenly as the substance undergoes a phase change from highly ordered solid to disordered liquid. The entropy again increases steadily with increasing temperature until the boiling point is reached, where it jumps suddenly as the liquid undergoes a phase change to highly dispersed state. तो उसके बाद थर्ड लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जो है जीरो होती है, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखें। Developed by German chemist Walter Nernst during years 1906 to 12, and therefore often referred as Nernst theorem or Nernst heat theorem. W. Nernst experimentally found that this decreases with decrease in temperature. ये जो term है ये temperature decrease करने से decrease करती है and becomes equal to zero at absolute zero. इस term को उसने entropy का नाम दिया।
अभी नर्स्ट हीट थ्योरम जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखते रहे एंट्रोपी, ये स्टैटिस्टिकल वैल्यू जो है वो एंट्रोपी की, मैथमेटिकल डेरिवेशन देखें एंट्रोपी की कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे तमाम सब्सटेंसेस की एंट्रोपी ज़ीरो होती है। और आपको पता है CP क्या है, हीट चेंजेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट व्हिच हीट चेंजेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद आप लोगों के पास ये जो चीज़ है डेल क्यू बाई DTS, इसको आप लोग एंट्रोपी बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो TDS डिवाइडेड बाई DT, ये आपके पास एंट्रोपी आ गया। उसके बाद DS को CP DT/T, आप इसको लें नेचुरल लॉग लें तो आपके पास ये टर्म आ गई जो पहले भी हमने देखी। तो दूसरी इसकी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दूसरी डेफिनेशन ये है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर नियर एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। कांस्टेंट एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर कोई हीट ट्रांसफर जो है वो नहीं होगा। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसके बाद जो मैं आप लोगों को कुछ और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आत्मनवाज भट्टी की बुक है उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसके बारे में। मैं आप लोगों को उसमें से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये एंट्रोपी की थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। जो नर्स्ट हीट थ्योरम जो कि बेस बना, नर्स्ट हीट थ्योरम जो कि बेस बना वो ये है, अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, उनकी इक्वेशन को मिला के जो रिलेशनशिप बनता है वो ये है। In the earlier development of chemical thermodynamics, the difficult task was to ascertain a quantitative relationship between Gibbs free energy and enthalpy in a chemical reaction and to find out enthalpy change for thermal data। किसी थर्मल डाटा से एंट्रोपी चेंज, थर्मल डाटा मतलब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब है या हीट इवॉल्व है उसको डेल्टा H कहते हैं। कि अगर हमारे पास थर्मल डाटा हो तो इससे हम लोग अगर गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं वो कैसे करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करने का एक तरीका जो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे, वो होता है NFE। गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करने का एक तरीका ये होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, NFE एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करने का कि थर्मोडायनामिक डाटा, जो थर्मल डाटा है, जो हीट चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं एक सॉलिड से गैस में जाते हुए, जो थर्मल डाटा की मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी जब मैं आप लोगों के सामने मेजरमेंट की बात कर रहा था कि तो वहाँ मैंने थर्मल डाटा की बात भी की थी कि थर्मल डाटा क्या होता है। अगर आप लोग -273 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो हीट इवॉल्व हुई है वो हीट देखें, उसके बाद 0 से लेके मेल्टिंग पॉइंट तक जो हीट है उसको थर्मल डाटा बोलते हैं। क्या थर्मल डाटा से गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज फाइंड किया जा सकता है? गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो फाइंड करने का एक तरीका जो है वो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रोवाइड करती है, वो है -NFE। क्या थर्मल डाटा से फाइंड की जा सकती है? तो उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वो नर्स्ट हीट थ्योरम यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये है जिसमें फ्री एनर्जी, इंथैल्पी और चेंज इन फ्री एनर्जी को जो है वो रिलेट किया गया है। आप इसमें चेंज लें इस फार्मूले में, ये चेंज आ गया। गिब्स फ्री एनर्जी जो माइनस इंथैल्पी में जो चेंज है ये 0 केल्विन पे 0 होता है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी और इंथैल्पी ये सेम होते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी और इंथैल्पी सेम होती है, 0 हो गया। तो आप लोगों के पास एब्सोल्यूट 0 पे गिब्स फ्री एनर्जी और इंथैल्पी जो है वो सेम हो जाते हैं। तो हम लोग इन दोनों साइडों पे आप टेम्परेचर के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लें टेम्परेचर के साथ, तो ये जो चीज़ आप लोगों के पास है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर, ये आप लोगों के पास रहता है एंट्रोपी। इसको एंट्रोपी चेंज बोलते हैं, ये एंट्रोपी चेंज। और ये जो आप लोगों के पास एंट्रोपी चेंज है, आप ये जो चेंज इन एंट्रोपी है आप यहाँ पे ये वैल्यूज आप लोग यहाँ पुट कर दें।
तो चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। एब्सोल्यूट जीरो पे जब टेम्परेचर अप्रोच करता है तो किसी चीज़ की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता। और ये मैं CP के बारे में, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर विद चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम CP बोलते हैं। चेंज इन CP ये आ गया, ये हमारे पास नर्स्ट हीट है। हमने डेल्टा CP जो है वो इसकी इक्वल है नर्स्ट हीट, इसको आप लोग देख सकते हैं। और यही जो बात मैंने आप लोगों से की थी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जाकर तमाम चीज़ों की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सेम हो जाती है। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी आप लोग यहाँ से करेंगे। इस बुक में से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, नर्स्ट हीट थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की यहाँ पे डिस्कशन दी है, वो भी आप लोग करेंगे। ओके, जितना हाफिज़।